आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है और इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। यह कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबी हिस्टोरिकल जर्नी का रिजल्ट है जो ब्रिटिश रूल के समय से शुरू हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू इवोल्व हुई। इस सफर में बहुत सारे पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स आए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, नेहरू रिपोर्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। ये माइलस्टोन एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने की तरफ ले गया। तो मैम, इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन 1858 से 1935 तक हम लोग देखते हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन को देखना है तो यह 1858 में शुरू हुआ था, जब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्रो ने इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 1858 से लेके 1935 तक के पीरियड में रिफॉर्म्स, एक्ट्स से भरपूर था, जो एक तरफ ब्रिटिश अथॉरिटी को कंसोलिडेट करता था और दूसरी तरफ इंडिया की सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड को अपीज करने की कोशिश करता था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पे कंट्रोल था उस समय इंडिया पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हटा कर ब्रिटिश क्रोन के अंडर ले आया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और एक वाइसरॉय अपॉइंट किया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंडिया में इम्प्लीमेंट करे। सेकेंड हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यह पहली बार था जब इंडियन को काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। फिर थर्ड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ाया गया और इनडायरेक्ट इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, पर ज्यादातर मेंबर्स अभी भी नॉमिनेट होते थे। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। सेपरेट इलेक्ट्रेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मुस्लिम को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का राइट दिया गया। यह प्रोविजन आगे चलकर कंट्रोवर्शियल बना। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें डायरार्की का कॉन्सेप्ट आया। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक था रिजर्व्ड जो ब्रिटिश के कंट्रोल में आया और एक था ट्रांसफर्ड जो इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर में था। मैम, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 क्या है? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 और भी एक्ट्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क और एक आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ब्लूप्रिंट बना। इस एक्ट के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर्स के पास अभी भी काफी पावर थी। ऑल इंडियन फेडरेशन, एक फेडरेशन प्रपोज की गई जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करना था, पर प्रिंसली स्टेट्स ने रिफ्यूज करने की वजह ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बाइकामल लेजिस्लेटर, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ बाइकामल लेजिस्लेटर स्टैब्लिश की गई। फोर्थ है सेपरेट इलेक्ट्रेट। कम्युनल डिवीजन को परपेचुएट करते हुए सेपरेट इलेक्ट्रेट का सिस्टम कंटिन्यू किया गया। उसके बाद आता है द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। यह पहली बार था जब इंडियन लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट करने की कोशिश की। मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में यह रिपोर्ट तैयार हुई, जो साइमन कमीशन 1927 के रिस्पॉन्स में बनी थी। कुछ की प्रोविजंस क्या थे नेहरू रिपोर्ट के? पहला है डोमिनियन स्टेटस। इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर सेल्फ गवर्नेंस एंजॉय करते थे। सेकेंड है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जैसे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रपोज किया गया। थर्ड है अबॉलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। सेपरेट इलेक्ट्रेट को रिजेक्ट करते हुए नेशनल यूनिटी को एम्फसाइज किया गया। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रपोज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यह डिमांड और स्ट्रॉन्ग हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन की
जरिए इसको एक्सेप्ट किया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस और इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोजल दिया, पर फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड एड्रेस नहीं होने की वजह से इंडियन लीडर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन और प्रोविंसेस को ग्रुप करने का प्लान दिया, जो लेटर कंट्रोवर्शियल बना, और इसके कारण हम लोग देखने की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुए। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी जीती और मुस्लिम लीग ने भी अपना मेजॉरिटी सीट्स पाया, कब्जा किया, पर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड की वजह से पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था। क्या रोल रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 से 1949 तक? 1946 से 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फेडरल स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? पहला, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर और स्टेट के बीच पावर का क्लियर डिवीजन है। सेकंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। थर्ड था फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एंड स्पीच और रिलीजन गारंटी की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यह प्रिंसिपल इन्फोर्स्ड तो नहीं है पर स्टेट को सोशल जस्टिस और वेलफेयर के लिए गाइड करता है, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल सफरेज एंड अबॉलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को इंट्रोड्यूस किया, जो हर सिटीजन को चाहे वो कास्ट, रिलीजन, जेंडर या वेल्थ कुछ भी हो, वोट करने का अधिकार देता है। सेपरेट इलेक्टोरेट को अबॉलिश करके कम्युनल डिवीजन को कम करने की कोशिश की गई और नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया गया। इसी से हमारा यूनिट 1 खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे, तो इसको अच्छे से रिवीजन करके आना है नेक्स्ट क्लास में। Thank you everyone. Thank you, ma'am.